अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। आई एम योर साइंस टीचर सबा और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हमने सारे सब टॉपिक्स जिनको कवर कर लिए, डिफरेंट लेक्चर्स में उनको एड्रेस कर लिए। आज हमने क्या करना है, आज हमने बेसिकली क्लोनिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। तो आए चल के देखें। आज का हमारा एजेंडा बेसिकली ये है कि आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने आंसर करना है। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस अबाउट? वो क्वेश्चंस बेसिकली हैं क्लोनिंग के ऊपर, माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर के बारे में जो हमने बात की है उन सब के ऊपर। तो वी विल बी स्टडीइंग दीस क्वेश्चंस, विल बी आंसरिंग देम टुगेदर। अब ये नहीं है कि मैंने एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं कि आप उनको कॉपी कर लें। दैट्स नॉट द वे आई टीच। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझाऊंगी कि आंसर्स किस तरह से देना है, उसका मेन पॉइंट क्या है, एंड देन आई विल एक्सपेक्ट यू टू राइट इट ऑन योर ओन। तो आपको सिर्फ आंसर की जिस्ट पता चल जाएगी, लेकिन आपको आंसर जो है वो कॉपी करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बिफोर यू गेट ऑन टू दिस लेक्चर, ज्यादा अच्छा ये होगा कि आपने पिछले लेक्चर्स कवर किए हुए हों एंड यू हैव द कॉन्सेप्ट्स अबाउट क्लोनिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। What is a clone? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज आस्किंग यू कि एक क्लोन होता क्या है, आप क्लोन को डिफाइन करें। तो अगर आपको याद हो क्लोन क्या है, क्लोन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल होना अलग चीज होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होना होता है कि सारे जीन्स उनके बिल्कुल सेम हो। दे कैन अकर नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो इफ वी रीड दिस, a clone is a genetically identical organism. They can occur naturally or artificially. What happens is एक क्लोन होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल कॉपी, ठीक है। उसके सारे जो जेनेटिक सिस्टम होता है, जितने भी जीन्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं और ये नेचुरली भी हो पाता है और आर्टिफिशियली भी हो पाता है। किस तरह से कि कभी कभी इंसान जो है इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को उसी तरह से ग्रो करने के लिए, उनको काट कर उनके किसी हिस्से से नया प्लांट ग्रो करके वो बेसिकली उनका क्लोन बना देते हैं। बट नेचुरली किस तरह हो रहा होता है, नेचुरली इस तरह हो रहा होता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं वो खुद ही अपने पार्ट से, अपनी किसी स्टेम से, अपनी रूट के किसी पार्ट से एक नया प्लांट जो है उसको ग्रो करवा देते हैं जो ओरिजिनल प्लांट से, पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सेम होता है। तो क्लोनिंग क्या होगी? Cloning is basically when you produce a new offspring, a new organism that is genetically identical to the parent organism. तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो जेनेटिक कॉपी होगी उसको हम उसका क्लोन कह देंगे। क्लोनिंग अब एनिमल्स और ह्यूमंस पे भी अप्लाई करने के बारे में साइंटिस्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बट दिस चैप्टर वी ओनली फोकसिंग ऑन प्लांट्स। तो हमारा फोकस जो है वो प्लांट्स पे रहेगा और क्लोन यहाँ पर जो है एक जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को हम कह रहे होंगे। आइए चल के क्वेश्चन नंबर 2 देखें। What does question number 2 say? Question number 2 says, explain the difference between sexual and asexual reproduction. अब आपने बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क होता है। तो प्लांट्स जो है वो दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड इसके लिए आप डिफरेंट तरीके एक्वायर कर सकते हो। आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। एक साइड पे आप लिख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह की होती है, दूसरी साइड पे आप लिख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरह की होती है। मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट गैमीट्स यूज होते हैं, एक फीमेल ऑफस्प्रिंग का और एक मेल ऑफस्प्रिंग का। तो होता ये है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि वो दोनों जो सेल्स हैं वो फर्टिलाइज करने होते हैं, वो दोनों फ्यूज करते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और तीसरी बात ये होती है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 अलग अलग जगहों से जीन्स आए हुए, जीन्स जो है वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अप्लाई करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स यूज नहीं होते, उनकी फर्टिलाइजेशन भी इन्वॉल्व नहीं होती और इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो भी नहीं होती उनके दरमियान में। तो व्हाट आर द 3 मेन डिफरेंसेस जो आप यहाँ पर लिख सकते हो अमंग द मेनी अदर्स। इट्स नॉट कि सिर्फ यही डिफरेंसेस हैं, आपकी बुक में ये वाले मेंशन है, बट अगर आप आगे सर्च करना चाहती हो फाइंड प्लेंटी ऑफ देम, बट स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक रिसोर्स। तो आपको क्या पता चल रहा है? पहला डिफरेंस तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों इस्तेमाल होते हैं, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो फर्टिलाइज करते हैं आपस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं होता। एंड देन थर्डली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जेनेटिक वेरिएशन होती है, जीन्स जो है ऑर्गेनिज्म के वो वैरी कर पाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होता है जीन्स की मेकअप के हिसाब से, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं होती। इफ वी रीड दिस, sexual reproduction involves both male and female gametes and results in genetic variation, whereas asexual reproduction does not. तो वही बात फिर से हो गई है कि क्या
मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों में शामिल होते हैं। उसके अलावा वो दोनों फर्टिलाइज करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन भी होती है, ऑल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसका जब आप ऑपोजिट लिखोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एंड नाउ वी कैन आल्सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज ए अ रनर, बी अ ट्यूबर, सी अ बल्ब? इनके आंसर्स आपको कहां पर मिलेंगे? इनके आंसर्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे पेज नंबर 23 पे। रनर क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, बल्ब क्या होता है? डू यू रिकॉल कि हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी? आई होप दैट यू डू। तो बेसिकली रनर क्या होता है? रनर होती है एक स्पेशल स्टेम जो स्ट्रॉबेरी प्लांट में इन्वॉल्व होती है। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉबेरी प्लांट तो उसमें रनर जो है वो इन्वॉल्व होगा। बट वेयरएज ट्यूबर किस प्लांट की आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? ट्यूबर जो होता है पोटैटोज में इन्वॉल्व होता है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस ऑन पेज नंबर 23 कि पोटैटोज जो है वो ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली फूड स्टोर हुआ होता है इनके अंदर और इनसे बड्स बनते हैं, वो आईज में टर्न करते हैं, उनसे नए पोटैटोज फॉर्म होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन, बल्ब? बल्ब कहाँ पर यूज होते हैं? अनियंस में बेसिकली जो फॉर्मेशन होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है वो बल्ब्स की फॉर्म में होती है। तो ये तीनों जो है आप इनकी डिस्क्रिप्शन भी फाइंड कर सकते हो, पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनेट रिसोर्सेज टू आंसर दीज। बट बेसिकली रनर वो स्पेशल स्टेम जिससे स्ट्रॉबेरीज ग्रो करती हैं, ट्यूबर्स वो फूड स्टोरेज वाला यूनिट जिससे पोटैटोज ग्रो करते हैं, एंड बल्ब्स बेसिकली जहां से अनियंस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपने बस यही बताना है कि ये तीनों कहाँ हैं, क्यों हैं, किस किस प्लांट के लिए यूटिलाइज होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज अ कटिंग? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। कटिंग क्या होती है? आए इसको चल के आंसर देखें। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ कटिंग? कटिंग क्या होती है? कटिंग इज अ प्लांट प्रिपेयर्ड बाय प्रोपगेशन। कटिंग क्या होती है? एक ऐसा प्लांट जो प्रोपगेशन से बना हो। इसके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है प्रोपगेशन क्या होती है। प्रोपगेशन होती है जब आप किसी प्लांट का एक हिस्सा लेते हो, उसको इस तरह से ग्रो करते हो कि उससे और कई ज्यादा नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो एक ही प्लांट को जब नेचुरली आप कट करके उससे कई ज्यादा प्लांट्स बनाते हो, उस प्रोसेस को प्रोपगेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब वो नए प्लांट्स बनते हैं जिनको आपने क्लोन किया हुआ होता है, जो कॉपी होती है, तो उन प्लांट्स को हम कटिंग्स कहते हैं। जैसे कि जेरेनियम कटिंग्स, जैसे कि एप्पल ट्री कटिंग्स, जैसे कि लीफ कटिंग्स, ये सब जो है ये नए प्लांट्स को फॉर्म कर रही है। तो जो प्रोपगेशन में इस्तेमाल होती है नए प्लांट्स बनाने के लिए, और जो नए प्लांट्स बनते हैं आफ्टर प्रोपगेटिंग, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं कटिंग। दैट वाज इट फॉर पार्ट 4b। देखते हैं Where are cuttings taken from? A very easy question कि कहाँ से आ रही हैं कटिंग्स? जो प्लांट्स की कटिंग्स जो है वो फॉर्म हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? प्लांट्स themselves। ऑब्वियसली आप उनसे ही एक पार्ट लेते हो और फिर उसको नए प्लांट में ग्रो करवाते हो। सो दीज कटिंग्स आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स themselves। That's what you have to answer in this question। 4b भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है What is micro propagation? तो प्रोपगेशन अभी हमने पढ़ी कि एक प्लांट का हिस्सा लेते हो, आप उसको ग्रो करते हो, ठीक है, और फिर उससे कई ज्यादा प्लांट्स बनाते हो। बट व्हाट आर दे आस्किंग यू नाउ? अब वो आपसे कह रहे हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है। माइक्रो प्रोपगेशन इज वेरी सिमिलर टू प्रोपगेशन, लेकिन फर्क सिर्फ आ जाता है ये जो माइक्रो की टर्म यूज हुई हुई है इसका। एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि प्लांट का बहुत ही छोटा माइन्यूट सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए। तो प्रोपगेशन में प्लांट का इतना छोटा हिस्सा नहीं, जस्ट अ पोर्शन ऑफ अ प्लांट इज यूज्ड। माइक्रो प्रोपगेशन में जब माइक्रोस्कोपिक पोर्शन होता है, बहुत ही छोटा सा, एक स्टेम का भी छोटा सा पार्ट, वो इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट्स, एंड इट हैज 3 स्टेप्स। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स ओवर हियर कि माइक्रो प्रोपगेशन के ये स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स थे वो? सबसे पहले एक स्टेम को लिया, उसको बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में कट किया, ईच के अंदर एक बड होना चाहिए, हर स्टेम के पार्ट के अंदर एक बड होना चाहिए। उन बड्स को, उन पार्ट्स को स्टेरिलाइज किया, यानी उनके सारे जर्म्स वगैरह इरेज किए ताकि वो कंटामिनेट ना हो सके, और उनको अलग अलग कंटेनर्स में रख दिया। फिर क्या हुआ? स्टेप 2 में क्या होता है कि उन कंटेनर्स के अंदर बेसिकली ग्रोथ मीडियम होता है, उन कंटेनर्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कंटेनर्स में रूट हार्मोन्स हैं, और फिर क्या है? साथ कंटेनर में आपके रूटिंग हार्मोन्स हैं, और साथ क्या है? साथ आपका ग्रोथ मीडियम है, यानी वो सारी चीजें हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। तो वो जो स्टेम का बड है, जो बहुत ही एक माइक्रोस्कोपिक सा पोर्शन है, उससे फिर कंटेनर के अंदर नया प्लांट ग्रो करता है। एंड देन स्टेप 3 में जब वो प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसको ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाता है, तब तक जब तक वो खुद अकेले अपनी आप पे डिपेंड ना कर सके। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। किस तरह से हो रहा है? आप एक स्टेम को ले रहे हो, उसके माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स बना रहे हो, उनको कंटेनर में रख रहे हो, कंटेनर में जब प्लांट ग्रो कर रहे हो उसको ग्रीन हाउस में रख रहे हो, और इस तरह से आर्टिफिशियल क्लोनिंग की मदद से आप प्लांट्स को क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई आर द कंडीशन स्टेराइल? तो अब आपके माइक्रो प्रोपिगेशन की जो कंडीशंस हैं वो स्टेराइल क्यों है, उसकी क्या वजह, उनको स्टेरिलाइज क्यों किया जाता है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो कंटामिनेट ना हो सके, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. सो द कंडीशंस आर स्टेराइल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. एंड व्हाई इज दैट नेसेसरी? होता यह है कि जब आप उन प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हो, बहुत ही छोटे से पार्ट को आप चाहते हो उससे एक पूरा नया प्लांट ग्रो करे. आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि जी इसको कोई डिजीज हो जाए, इसको कोई जर्म इफेक्ट कर जाए, इसकी ग्रोथ जो है उसमें कोई भी फर्क पड़ जाए. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसा हो. आप कोई भी इंटरफेरेंस बाहर की दुनिया से नहीं चाहते उस प्लांट के लिए. आप चाहते हो कि जो जीन आपने दिया है वही में सिर्फ ग्रो करे, कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उस प्लांट को इफेक्ट ना कर सके. तो आप उसको स्टेराइल रखते हो, यानी किसी और चीज से कांटेक्ट में नहीं आने देते, एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हो जहां पर सिर्फ वो प्लांट खुद ही होता है, उसी का पोर्शन होता है माइक्रोस्कोपिक सा, उससे नया प्लांट जो है पूरा जनरेट होता है. सो व्हाई आर वी कीपिंग देम स्टेराइल? कंटामिनेशन से बचाने के लिए, ताकि जो जीन्स हैं वही रहे, उनको कोई और फैक्टर जो है वो इफेक्ट ना कर सके. दैट वाज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल. So the question here is question number 7, जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं what is a growth medium? तो अभी जो टर्म मैंने इस्तेमाल की थी ग्रोथ मीडियम के बारे में, यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है. The growth medium contains everything a plant needs to grow. ग्रोथ मीडियम वो सोल्यूशन, वो सब्सटेंस होता है विद इन द कंटेनर एंड माइक्रो प्रोपिगेशन, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं. जाहिर है अब प्लांट ने अगर ग्रो करना है तो सिर्फ आप उसको जीन्स देके, जेनेटिक कॉम्पोजिशन देके तो नहीं ग्रो करा सकते. आपको उसकी एनवायरनमेंट, उसकी सॉइल की एनवायरनमेंट, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, ये सब उसको देना पड़ता है. ग्रोथ मीडियम के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. तो कंटेनर के अंदर जो मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, जो ग्रोथ मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज बेसिकली कंटेनिंग एवरीथिंग दैट द प्लांट नीड्स टू ग्रो. सो व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर इज कि वो कंटेनर के अंदर जो मीडियम होता है इन माइक्रो प्रोपिगेशन इन विच अ प्लांट ग्रोज बिकॉज इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट द प्लांट नीड्स इज कॉल्ड अ ग्रोथ मीडियम. आई होप कि आपके लिए मुश्किल नहीं था अंडरस्टैंड करना. बस एक मीडियम है, एक सारा का सारा एनवायरनमेंट सब्सटेंस है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, जिसके बगैर जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. तो आपने बस ये बताना है यहाँ पर, और फिर आप पार्ट बी को देखेंगे जो कि है व्हाई डज इट कंटेन हार्मोन्स. हार्मोन्स क्यों होते हैं इस ग्रोथ मीडियम के अंदर? ग्रोथ मीडियम के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं? आई होप कि आपको याद हो कि इसके अंदर बेसिकली होते हैं रूटिंग हार्मोन्स, और उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं, वो रूट्स को एनहांस करते हैं, रूट्स को बेहतर बनाते हैं. तो रूट्स ताकि जल्दी से ग्रो करें, आसानी से ग्रो करें, क्योंकि प्लांट का जो मेन हिस्सा है वो क्या है, वो उसकी रूट्स हैं. एक दफा रूट्स जो है अपनी जगह बना लें, वो ठीक तरीके से अपनी ग्रिप हासिल कर लें, तो क्या होगा, प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएगा. तो दैट्स वाई रूटिंग हार्मोन्स डाल देते हैं ताकि रूट्स जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके और प्लांट जो है वो स्टेबल हो सके. सो इट कंटेन्स रूटिंग हार्मोन्स टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रूट्स. इसको आपने इस तरह से बता देने. एंड विद दैट विल बी डन विद क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल. Now we can look at question number 8. Give 2 advantages of tissue culture. A very easy question again कि 2 advantages, 2 फायदे बताएं किसके, टिश्यू कल्चर के. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, बजाय इसके कि आप प्लांट का हिस्सा लें, बेशक माइक्रोस्कोपिक या बड़ा, आप क्या करते हो, आप सिर्फ प्लांट का एक टिश्यू ले लेते हो, उसके कुछ सेल्स जो है उनका हिस्सा ले लेते हो. इससे क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा होता है टिश्यू कल्चर टेक्स लेस टाइम, कम वक्त लेगा, जल्दी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सेल्स आप फॉरन क्रिएट कर रहे हो. सेकेंडली इट कंज्यूम्स लेस स्पेस. तो टाइम की भी बचत और जगह की भी बचत. जगह की बचत किस तरह से कि आपको पोर्शन नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, सिर्फ चंद सेल्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे होते हैं, वो इस्तेमाल करने यहाँ पर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग टिश्यू कल्चर, जिसमें आपका टाइम भी बच रहा है, आपकी स्पेस भी बच रही है. तो ये 2 बेनिफिट्स हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हो टू एक्सप्लेन कि टिश्यू कल्चर के फायदे क्या है. क्वेश्चन नंबर 9 है गिव अ डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग. एडवांटेजेस आपने 2 बताए हैं टिश्यू कल्चर के, अब आप डिसएडवांटेज बताएं क्लोनिंग का. क्लोनिंग का नुकसान ओवरऑल क्या होता है, एक बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वन बिग डिसएडवांटेज, वो क्या है? The one big disadvantage is there is no genetic variation. So if one plant catches a disease, all plants will. उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, सबसे बड़ी जो है उसकी डाउन साइड है. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक प्लांट को कोई बीमारी होगी तो इट्स वेरी लाइकली कि बाकी सारे प्लांट्स, क्योंकि वो उसके क्लोन्स हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, उन सबको भी वही बीमारी हो जाएगी. तो अगर एक प्लांट जो है इट विल विदर एंड डाई, तो ऑल द रिमेनिंग प्लांट्स विल आल्सो विदर एंड डाई. एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फाइनेंशियली टर्म्स में भी, प्रॉफिट की टर्म्स में भी बहुत नुकसान होगा इफ ऑल प्लांट्स डाई. तो ये जो है एक डाउन साइड होती है, एक नुकसान होता है, एक डिसएडवांटेज होता है क्लोनिंग. विद दैट हमने क्या कर लिया, हमने सारे क्वेश्चन जो क्लोनिंग और माइक्रो प्रोपिगेशन से रिलेटेड थे उनको कवर कर लिए. आपके चैप्टर का तकरीबन सारा हिस्सा अब हम खत्म कर चुके हैं.
अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो। तो आई होप दैट यू रेडी फॉर दैट और आपने इस चैप्टर के सारे लेसन्स को गौर से सुना है, अंडरस्टैंड किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, साथ साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। देन अल्लाह हाफिज।